जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हम सब ने 1 से 10 तक के एमसीक्यू को कर लिए थे। अब आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 11वां दिख रहा है। तो कहाँ तक करेंगे आज? 20 तक, यानी टोटल 10 प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न 11वां आपके लिए आज का पहला प्रश्न होगा। तो क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए ऑप्शन को टिक करते हैं। तो पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है। 0.01 मोलर ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन के हिमांक में अवनमन होगा। तो यहाँ खाली स्थान है, इसमें से चारों ऑप्शन में से क्या भरेंगे? समान, लगभग दुगुना, लगभग 3 गुना, लगभग 6 गुना। तो कंसेप्ट क्या कहता है आपका? तो पहले आप जानिए हिमांक में अवनमन क्या है, अणु संख्या गुणधर्म है। और अणु संख्या गुणधर्म किस पर डिपेंड करता है? अणुओं के संख्या पर या आयनों की संख्या पर। तो यहाँ पर आपको पता है ग्लूकोज क्या होता है? C6 फार्मूला H12O6। ये विद्युत अनअपघट्य है, मतलब ये पानी में या विलयन में वियोजित नहीं होता। विद्युत अनअपघट्य है, अपघट्य है, यानी विलयन में जाने पर ये आयन में नहीं टूटता। जितना इसका मोलरता है उतना ही मोलर घुलने के बाद भी रहेगा। लेकिन जो विद्युत अपघट्य होते हैं जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जब टूटेगा विलयन में पानी में घोलने पर तो मैग्नीशियम आयन में टूटेगा Mg2+ और क्लोराइड आयन में टूटेगा। तो कितना क्लोराइड आयन बना रहा है? 2 मोल क्लोराइड आयन बना रहा है और 1 मोल मैग्नीशियम आयन, 2 मोल क्लोराइड आयन। टोटल संख्या कितनी? 3 मोल हो जा रहे हैं विलयन में। तो जबकि ग्लूकोज टूट नहीं रहा है तो वो 1 मोल 0.01 मोल का ही 0.01 मोल में रहेगा, जबकि ये विलयन में जाने पर इसका 3 गुना मोल में टूट रहा है। तो सांद्रता तो समान है लेकिन मोलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। किसमें? विद्युत अपघट्य वाले में। तो इस तरह से तो जिसकी मोलों की संख्या ज़्यादा होगी उसके हिमांक में अवनमन ज़्यादा होगा। तो इसकी तुलना में इसका हिमांक क्या होगा? लगभग 3 गुना क्या हो जाएगा? अवनमन हो जाएगा, कमी हो जाएगा। अवनमन का मतलब कमी, ठीक है। तो क्लियर हो गया कंसेप्ट और ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? तीसरा। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सरल क्वेश्चन है। अचार बनाने के लिए कच्चे आम को नमक के सांद्र विलयन में रखने पर यह सिकुड़ जाता है, क्योंकि क्या यहाँ भरा जाएगा? तो आपने अपने घर पर या किसी के घर पर अचार बनते हुए देखे होंगे। हालांकि हम लोग अचार को बनाने के लिए आम को काटकर धूप में सुखाते हैं। यदि मान लीजिए आम के कच्चे आम को नमक के सांद्र विलयन में, सांद्र मतलब गाढ़ा विलयन में रखते हैं तो उसका पानी क्या होगा? निकल जाएगा या फूल जाएगा? यदि निकल जाएगा तो क्यों? यदि फूल जाएगा तो क्यों? तो ऑप्शन के अनुसार टिक करेंगे। तो पहला क्या कह रहा है? पराशर के कारण यह जल ग्रहण करता है? जी नहीं। प्रतिलोम पराशर के कारण यह जल खोता है? नहीं। प्रतिलोम पराशर, आप इसको शॉर्ट कर क्या बोलते हैं? RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। यह जल खोता नहीं है, खोता जरूर है लेकिन प्रतिलोम पराशर नहीं होता। तीसरा है प्रतिलोम पराशर का यह जल ग्रहण करता है? बिल्कुल नहीं। चौथा, पराशर का यह जल खोता है? बिल्कुल सही। पराशर अब क्या क्या है? परिभाषा क्या है कि जल के अणुओं का, यानी विलायक के अणुओं का, हम जल कह सकते हैं या किसी कोई विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता विलयन की ओर प्रवाह होना। किससे होना? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM, अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाना पराशर कहलाता है, ठीक है। तो पराशर क्रिया कारण आम के कच्चे आम को सांद्र नमक के विलयन में रखने पर सिकुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपके कंसेप्ट को बढ़ाएगा। ऐसे प्रश्न संभावना कम होती है लेकिन प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। NCERT के प्रश्न बहुत घुमावदार होते हैं, इस पर विशेष ध्यान देते हुए आप NCERT को पहले पढ़ लीजिए। इसके बाद जितने भी आपके साइड बुक हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम के बुक्स हैं, उसको पढ़िए, यूट्यूब है, कुछ भी पढ़िए, लेकिन NCERT को पहले प्रायोरिटी दीजिए, ये मेरा मानना है। तो चलिए 13वां क्वेश्चन, यानी आज के लिए तीसरा क्वेश्चन। दिए गए ताप पर एक सांद्र विलयन के पराशर दाब की तुलना देखिए, मैं यहाँ पर इस बात को जस्टिफाई थोड़ा करना चाहूँगा कि इसमें जो क्वेश्चन है थोड़ा क्लियर नहीं है। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं आपका इंग्लिश वर्जन लूँगा ताकि उसमें से क्वेश्चन सही क्लियर पूछा गया है। तो दिए गए ताप पर एक सांद्र विलयन के पराशर दाब की तुलना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन को मैं न पढ़ते हुए सीधे इसके इंग्लिश वर्जन से चलता हूँ और वहाँ से प्रश्न को क्लियर करके ऑप्शन लगाता हूँ। तो प्रश्न क्या है? एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस। क्या कह रहा है? किसी दिए गए प्रश्न देखिए वही है लेकिन इसका क्लियर कंसेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है? किसी दिए गए ताप पर ऑस्मोटिक प्रेशर, सांद्र विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, किससे अधिक होगा या क्या होगा? तो इसके खाली स्थान में आपको भरना है, ठीक है। तो इज हायर देन दैट ए डाइल्यूट सोल्यूशन। तो आपको मैं
ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, फिर कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ। इज लोअर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, इज सेम एज द डाइल्यूट सोल्यूशन, कैन नॉट बी कंपेयर विथ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सोल्यूशन। तो मैं कंसेप्ट दे दूँ कि जो 2 बिलियन है, मान लीजिए C1 और C2, जिसकी सांद्रता एक का C1 है, दूसरे का C2, इसका पार्श्व दाब क्या है, पाई1 है, इसका पार्श्व दाब पाई2 है। तो जिसकी सांद्रता अधिक होती है, जिसकी सांद्रता अधिक होती है उसका पार्श्व दाब अधिक होता है, जिसकी सांद्रता अधिक उसका पार्श्व दाब अधिक। तो कह रहा है ताप समान है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, यानी सांद्र सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसकी तुलना में, डाइल्यूट सोल्यूशन तनु विलयन की तुलना में। ठीक है, तो किस में ज़्यादा है, पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले ऑप्शन में क्या कर रहा है, इज हायर देन दैट एट ए डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी सांद्र विलयन वाले का प्राशर दाब तनु विलयन वाले प्राशर दाब की तुलना में अधिक होगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। 4th क्वेश्चन यानी 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जैसे ही गलत है वो उसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन, 2 भिन्न विलायकों में बनाए गए समान मोललता के 2 सुक्रोज मतलब चीनी विलयनों के हिमांक में अवनमन समान होंगे। तो आपको पहले से पता है कि विलायक के प्रकृति पर हिमांक का अवनमन हो, क्वथनांक का उन्नयन हो या प्राशर दाब हो, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो 2 विलायकों, क्या कह रहा है, 2 विलायकों बनाए गए समान मोललता के सुक्रोज के चीनी के 2 विलयन बनाए गए, एक को मान लीजिए पानी में घोला गया है, दूसरे को किसी और चीज़ में घोला गया है। तो दोनों विलायकों का मोललता क्या है, समान है, तो उनका अवनमन भी समान होगा। ऐसा है क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही क्या है, गलत है। तो यदि ऐसा विकल्प जिसमें एक ही विकल्प सही होता है तो हमें पहला मिल गया, फिर भी हम तीनों पढ़ते जरूर हैं। तो फिर भी हम तीनों पढ़ लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं पहला सही है कि नहीं। तो पहले टिक नहीं करेंगे, हमने निशान लगा दिया, उसको हटा दे रहे हैं। दूसरा पढ़ते हैं, विलयन के प्राशर दाब को समीकरण पाई बराबर CRT दर्शाते हैं, बिल्कुल सही। तीसरा, 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड तथा सुक्रोज के जलीय विलयन के प्राशर दाब का घटता हुआ क्रम इस प्रकार है, बेरियम क्लोराइड का ज़्यादा होगा, पोटेशियम क्लोराइड उससे कम, एसिटिक एसिड उससे कम, सुक्रोज का उससे कम। सही है, क्योंकि अभी बताया ना, नंबर पर डिपेंड करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी और संख्या गुणधर्म, और ये सब डिसोसिएट होने वाले हैं आयन में, इसलिए इनका ज़्यादा होगा। चौथा है, राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल अनुपात के समानुपाती होता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। ठीक है, चलिए, तो ये चारों में से पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, यानी वो गलत है। चलिए 15वां क्वेश्चन में क्या है, KCl। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए, ये कंपटीटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट के वान-हाफ कारक के मान क्रमशः हैं। तो आपको वान-हाफ फैक्टर क्या होता है, जो जितना आयन लिबरेट यानी प्रोड्यूस करेगा उसका वान-हाफ फैक्टर उतना होगा। यदि वो विद्युत अपघट्य पूर्णतः वियोजित हो जाता है तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि सभी के सभी विद्युत अपघट्य, ये सब जो साल्ट हैं वो सब विद्युत अपघट्य हैं, वो पानी में या किसी सुटेबल विद्युत विलायक में क्या होता है, घुलकर आयन देते हैं। तो हम यहाँ विलायक में सुटेबल में पानी मानते हैं। तो KCl टूटेगा तो कितने आयन में, 2 आयन में, एक K+ और दूसरा Cl-। और सोडियम क्लोराइड टूटेगा तो भी दो आयन में, ठीक है, एक सोडियम आयन और दूसरा क्लोराइड आयन। और यदि पोटेशियम सल्फेट टूटेगा, पोटेशियम सल्फेट तो कितने आयन में, 3 आयन में। कैसे, एक तो हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, सल्फेट आयन, 2 पोटेशियम आयन में और एक सल्फेट आयन में। तो टोटल संख्या हो जाएगी आयन की 3। ठीक है, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो इस क्रम में कौन से ऑप्शन में है, 2 2 2 9, 2 2 3 2 2 3, देखिए 2 2 3। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, करेक्ट वान-हाफ कारक का क्रमशः मान है। ठीक है, तो ये सब तीसरा चौथा क्या गलत हो गया। चलिए 16 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, गलत पूछा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, गलत पूछा है कि सही पूछा है। वायुमंडलीय दाब, पहला प्रश्न ऑप्शन क्या है, वायुमंडलीय दाब तथा प्राशर दाब की इकाइयाँ समान होती है। जहाँ दाब है, प्राशर दाब हो या वायुमंडलीय दाब हो, दोनों का यूनिट यानी इकाइयाँ समान होती है, सही है। दूसरा, प्रतिलोम प्राशर मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस में विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से निकलकर विलय की कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। ये तो परासरण में होता है, किसमें होता है, परासरण में होता है, रिवर्स में तो इसका उल्टा होता है। तो ये क्या है, गलत है। फिर भी हम तीसरा चौथा पढ़ेंगे। मोलल अवनमन स्थिरांक का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, सही है। चौथा क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन एक विमाहीन राशि है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत कह रहा है, गलत स्टेटमेंट है। तो 16वें का क्या हो जाएगा, दूसरा।
17वां, ये भी बोर्ड के लिए और एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया फिर से। हेनरी स्थिरांक KH का मान, खाली स्थान क्या भरेंगे। ताप बढ़ाने बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर कम होता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो आपको याद रखना है कि KH का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ाएंगे तो KH का मान बढ़ता है। यदि विलेयता पूछे गैस की ताप बढ़ाने पर तो क्या होगा, घटता है। तो KH का मान टेम्परेचर के समानुपाती है और विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी T बढ़ाएंगे तो K बढ़ेगा, लेकिन KH बढ़ेगा तो विलेयता घटेगा, KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता गैस की क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी घटती है। तो याद रखना है इसको। तो यहाँ ताप बढ़ाने पर क्या होगा, KH का मान बढ़ता है और उसकी गैस की विलेयता घटती है। चलिए 18वां क्वेश्चन, हेनरी स्थिरांक KH का मान, फिर से देखिए, अब मैंने ताप से यहाँ रिलेशन पूछा, यहाँ गैसों के विलेयता से पूछ रहा है। तो उच्च विलेयता वाली गैसों के लिए अधिक होता है, नहीं। निम्न विलेयता वाली गैसों के लिए अधिक होता है, यस। जो कम घुलेंगी उसके लिए K का मान क्या होगा, KH का मान क्या होगा, अधिक होगा। तीसरा है, सभी गैसों के लिए स्थिर होता है, नहीं। गैसों की विलेयता से संबंधित नहीं होता, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, निम्न विलेयता मतलब कम विलेयता वाली गैसों के लिए अधिक होता है KH का मान। तो ये क्या हो जाएगा, 18वें का दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, समय लेते हुए पढ़िए। तो मैं जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ। देखिए चित्र में दिया है कुछ इस तरह से कि इसमें नमक का घोल है, सोडियम क्लोराइड का जल में सांद्र विलयन है, गाढ़ा विलयन है नमक का, इधर क्या है, केवल पानी है। तो आप बताइए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, SPM मतलब यहाँ 8 PM नहीं है, ये SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। 8 को यस समझिए। चलिए, और यहाँ 2 साइड में पिस्टन लगाए, दोनों विलयन साइड में। तो उसमें ऑप्शन को देखते हुए आपको टिक करना है। तो ध्यान से पढ़िए, वीडियो को रोक कर पढ़िए। यदि पिस्टन B पर प्रेशर दाब से कम दाब लगाया जाता है तो जल भाग A से भाग B की ओर जाएगा, नहीं। दूसरा, यदि पिस्टन B पर प्रेशर दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो जल B से भाग A की ओर जाएगा, बिल्कुल सही। यदि इधर पिस्टन से प्रेशर दाब से अधिक दाब लगाया जाएगा, प्रेशर दाब से कितना दाब लगाएगा, अधिक, किधर की ओर, B साइड की ओर। तो जब B साइड की ओर अधिक दाब लगाया जाएगा तो पानी किधर जाएगा, सांद्र विलयन से शुद्ध जल की ओर। इसी को कहते हैं विपरीत पराक्षण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। और तीसरा, चौथा और पहला क्या है, गलत है। तो इसमें कह रहा है सही विकल्प चुनिए। फिर भी तीसरा आप चौथा पढ़ लीजिएगा वीडियो रोककर। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। ये नीट और JEE के समतुल्य प्रश्न है। क्या है, हमारे पास ABC के रूप में चिन्हित 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, 0.001 मोलर सांद्रता वाले NaCl यानी नमक का 3 घोल है, A, B, C, और उनकी सांद्रता भी अलग अलग है। उनकी सांद्रता क्या है, अलग अलग है। एक का है 0.1, दूसरे का है 0.01, तीसरे का है 0.001। अब पूछ रहा है कि तीनों विलयन है, इस विलयनों के लिए 1/2 कारक का क्रम क्या होगा। 1/2 को हम आइस दिखाते हैं, उनका क्रम क्या है, ऑप्शन में देखिए, A से ज़्यादा B, B से ज़्यादा C, पहला नहीं, घटने का क्रम है नहीं, बराबर है, और ये ऑप्शन है। तो आपको कंसेप्ट के साथ मैं ऑप्शन बताना चाह रहा हूँ। तो ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, 1। कैसे होगा ये देखिए, मान लीजिए नमक का तीनों विलयन है, तीनों विलयन की सांद्रता भी क्या है, अलग अलग है। तो जिसकी सांद्रता कम होगी यानी वो तनु होगा, यानी नमक का तनु विलयन वाला ज़्यादा वियोजित होगा, किसमें, Na+ और Cl- में। तो इसकी सांद्रता सबसे कम वाला जिसकी होगी उसका I फैक्टर ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका ज़्यादा होगा। तो क्रम क्या हो जाएगा, A से ज़्यादा B का, B के ज़्यादा C का। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 20वें क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ज़्यादा सांद्रता रहेगा तो वियोजन घटता है, और जितना तनु रहेगा यानी ज़्यादा पानी कम विले उसकी 1/2 फैक्टर ज़्यादा होगा। तो 1/2 फैक्टर समान विद्युत अपघट्य के लिए सांद्रता पर निर्भर करता है, जिसकी सांद्रता कम होगी उसका 1/2 फैक्टर ज़्यादा होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इनमें से कितने प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता था ये भी जरूर लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय